राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर गहराया संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दिल्ली में आज कई विधायकों के साथ कांग्रेस आलाकमान से मिलने की संभावना। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर आई सामने। कई राज्यों ने अगले कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शिलांग में सोमवार और मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन, जबकि ईटानगर में 20 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। गुवाहाटी में एक सप्ताह के लिए 19 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जबकि बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 22 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग तेज। करीब 63% के करीब रिकवरी रेट के साथ 2,92,258 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 10,000 के पार। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए आपात स्थिति में इटोलीजुमाब इंजेक्शन को दी मंजूरी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। कहा पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 से कैसे लड़ रहा है भारत। हमारे जवान भी कोविड-19 के खिलाफ इस मुहिम में नहीं है पीछे। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न। असम में भी 4 दिन से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की जताई आशंका। केरल में सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को किया गिरफ्तार। प्रारंभिक जांच में सोने की तस्करी का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने का अंदेशा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम के इस साल के अंत में प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे की पुष्टि की। कोरोना महामारी के चलते भारतीय टीम को जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से होगा गुजरना। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर आ रही है राजस्थान से। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ कांग्रेस हाईकमान का दरवाजा खटखटाने दिल्ली पहुंच चुके हैं। शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान अब बेपर्दा हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की आड़ में शनिवार रात को ही राजस्थान की सीमाएं सील करने के आदेश से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में तड़का लग गया है। राजस्थान में विधायकों की खरीदो फरोख्त की खबरों के बीच सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पायलट के इस कदम से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। शनिवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर सरकार गिराने के प्रयास का आरोप लगाया था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस खेमे में ही भगदड़ मची हुई है। भाजपा ने कहा कि गहलोत अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भी 5 सितारा रिजॉर्ट में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को रखा था। मैंने कहा है कि इतने परिपक्व राजनेता जिनका इतना लंबा जीवन है, कभी वो घोड़े की बात करते हैं, कभी बकरे की करते हैं और खरीदते हाथी हैं, और इसलिए आज जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि काफ़ी असंतुलित हैं, बौखलाए हुए भी हैं और निराशाजनक जो बातें करी हैं उससे साफ तौर पर नज़र आता है कि राज्यसभा से जो एपिसोड शुरू हुआ, खुद ही उसके सूत्रधार थे, खुद ही उसके नाटककार थे, और आज जिस तरीके से जो बात कही है उसमें ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो उनका अंतर्विरोध है, अंतर्कलह है, वो सतह से बहुत ऊपर आ गई है। उधर नागौर से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार करार दिया है। विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला कल एसओजी ने दर्ज किया,
उससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगे। इसके अंदर इस कथा पटकथा के निर्माता, निर्देशक, लेखक और नायक खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत है। इसके अंदर इन्होंने खुद ही पैंतरा फेंका, खुद ही इस बात को उन्होंने उछाला कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और बाड़ाबंदी करके अपने ही विधायकों पर अविश्वास जताया। राजनीतिक हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार खतरे में है और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही है। गौरतलब है कि 2018 में राजस्थान में अल्पमत सरकार का नेता बनने के लिए गहलोत और पायलट के बीच जयपुर से लेकर दिल्ली तक चली खींचतान सुर्खियों में रही थी। जयपुर से विशाल बेरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर में अपने संवाददाता धर्मेश भारती से, और इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता अजय विक्रम। धर्मेश, सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या हलचल चल रही है वहां पर। गहलोत जी अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? देखिए जया, जब पूरे घटनाक्रम को हम समझने का अगर प्रयास करेंगे तो ये शुरू से जब 2018 में सरकार का गठन हुआ था, ये अंतर्विरोध तो तब से ही नजर आ रहा था। आपको याद होगा कि लगभग 3 से 4 दिन जो है सरकार के गठन में लग गए थे, और सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल हो और चाहे और अलग से राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल हो, सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में साफ अंतर्विरोध नजर आता है। एक खेमा जहां ये स्पष्ट रूप से चाहता है कि सचिन पायलट काफी लंबे समय से यहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस पद से हटना चाहिए। वहीं जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनका कहीं ना कहीं शुरू से यह मानना था कि पिछले 4-5 साल से वो लगातार प्रदेश कांग्रेस के लिए यहां काम कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री पद के असल में वो दावेदार हैं। तो ये जो अंतर्विरोध है ये 2018 से साफ जो ये सरकार है इसमें नजर आ रहा है। जो अभी अभी का जो घटनाक्रम है उसके अंदर आपको याद होगा कि जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, तो राज्यसभा के चुनाव से कुछ दिन पूर्व जो यहां पे कांग्रेस के एमएलए हैं महेश जोशी, उन्होंने एक परिवाद दिया था एसओजी को और एंटी करप्शन ब्यूरो को कि यहां पर किसी प्रकार की जो है कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। अब वो जो परिवाद है वो एफआईआर में तब्दील हो गया है, और एफआईआर में तब्दील होने के बाद जो पूरी सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से कार्रवाई करके कोई एक दबाव की राजनीति बनाना चाहती है। जया जी, हमारे साथ इस वक्त अजय विक्रम भी जुड़े हुए हैं। अजय, आपको क्या खबर मिल रही है? कल कैबिनेट मीटिंग की गहलोत जी ने, लेकिन उसमें भी नहीं पहुंचे सचिन पायलट। दिल्ली में है, कितने विधायकों के साथ है और क्या कुछ वहां पर आपको खबर मिल रही है कि क्या कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है? जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से सचिन पायलट पिछले 3 दिन से यहाँ दिल्ली में है। कल उन्होंने शाम को अहमद पटेल से मुलाकात की थी और उन्होंने जो स्थितियां हैं, खासतौर से अशोक गहलोत की जो कार्य करने की शैली है उस पर अपनी नाराजगी जताई थी, अपनी आपत्तियां जताई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो अपने क्षेत्र में ही काम नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद वो सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगे हैं, राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगे हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ से उनको मिलने का समय नहीं मिला है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 13 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ आए हुए हैं, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। वो हरियाणा के एक होटल में बताया जा रहा है कि मनेसर के किसी होटल में वो सभी विधायक हैं। 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी साथ में हैं। सचिन पायलट का दावा है कि 24 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो उनके साथ हैं और उनके साथ उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। इस इन बिटवीन लाइन हमको ये समझना होगा कि ये जो स्थितियां हैं ये अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। सचिन पायलट कितना पीछे जा पाएंगे और या अशोक गहलोत कितना सचिन पायलट के साथ आगे आकर समझौते के रास्ता निकाल पाएंगे, ये काफी चैलेंजिंग बात होगी, क्योंकि सोनिया गांधी जब इसमें बीच में आएंगी तो वो कितना समझा पाएंगी, ये लोगों को देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चूंकि सचिन पायलट खुलकर सामने आ गए हैं और विधायकों का साथ लेकर आना, वो भी हरियाणा जैसे राज्य में उनके विधायकों को रिझवाना, एक दबाव की राजनीति भी मानी जा रही है। दूसरी जो मेरी जानकारी है वो यह है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटवाना चाहते हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को ये कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए। रघुवीर मीणा का नाम सामने आ रहा है, जिसको चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए। सचिन पायलट खुद प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा सचिन पायलट इन सब स्थितियों में क्या रास्ता बनाते हैं। कांग्रेस को ये सीख जरूर लेनी होगी। बहुत संक्षिप्त में ये मैं बताना चाहूंगा जया कि यही लगभग स्थिति मध्य प्रदेश में हुई थी, और मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जो शिकायत लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे थे,
तब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ यहाँ पर आकर शीर्ष नेतृत्व को ये समझाए थे कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और वो स्थितियों को संभाल लेंगे, और स्थितियां नहीं संभली। लगभग वही स्थिति होने जा रही है। अशोक गहलोत यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व को समझा रहे हैं कि 23 विधायक जाने के बाद भी आगे जाते भी हैं तो वो स्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, हालांकि भी उनके साथ 121 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अशोक गहलोत कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए या फिर सचिन पायलट ज्यादा ऐसी स्थितियों में ज्यादा कोई बड़ा कदम न उठा लाएं, इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व है उसको समझना होगा। लेकिन जानकारी यह है कि अभी कांग्रेस के भीतर काफी स्थितियां तनावपूर्ण है। शीर्ष नेतृत्व अभी पायलट से मिलने का समय नहीं दिया है, और अगर मिलकर कोई रास्ता बीच का निकलता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए अच्छी बात होगी, नहीं तो कांग्रेस निश्चित तौर पर एक मुसीबत में आ सकती है। जी बिल्कुल, चलिए देखते हैं। धर्मेश, इस वक्त आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सुबह से भी लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। ये भी बीच में सामने आ रहा था कि दोबारा नए सिरे से अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे जो विधायक है वो अशोक गहलोत को। कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी जंग जारी है इस वक्त राजस्थान में, उसके बीच ये सियासी उठक पटक और इतनी भूचाल जो दोनों नेता हैं उनके बीच जो कला है वो इस ये रूप ले लेगी, इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त क्या स्थिति आपको लग रहा है वहां पे? देखिए जया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अशोक गहलोत खेमा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए जो विधायक हैं उनका समर्थन अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि जो अधिकांश जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। वहीं जो सचिन पायलट खेमा है वो ये उसके जो समर्थन में जो विधायक हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी पायलट के साथ हैं, और हमारे जो विकास के कार्य हैं, हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जो इतना लंबा समय निकला है उसकी पूरी अनदेखी हुई है। तो सबके अपना अपना पक्ष है, दोनों पक्ष जो है अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन जो अंतर्द्वंद है वो शुरू से इस सरकार के अंदर साफ नजर आता है, चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन का मामला हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों का मामला हो, और चाहे अपने अपने क्षेत्र के विकास का मामला हो। तो ये अंतर्द्वंद जो है वो अब तक दबावा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद यह खुलकर सामने आ गया है, जहां जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा है वो विधायकों को अपने साथ लाने के लिए कहीं पत्र के रूप में समर्थन देना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं और बहुत सारे विधायक जो हैं उनको एकत्रित करके मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचाया जा रहा है, यह दर्शाने के लिए कि अधिकांश विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो ये लड़ाई जो है वो बिल्कुल अब साफ है, स्पष्ट है, और दो खेमों में साफ नजर आ रही है। और वहीं सचिन पायलट जो है वो अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तो देखना है कि नाराज उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में कब तक डेरा जमाए होते हैं और क्या कुछ ये राजनीतिक हलचल आगे और क्या नया रूप लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय विक्रम सिंह और धर्मेश भाष्टिका, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अहम खबरों में आगे बढ़ते हैं तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इटोलिजुमाब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,34,620 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है, और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,92,258 एक्टिव केस है, जबकि 22,674 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,13,07,002 नमूनों की टेस्टिंग की जा चुकी है। और महाराष्ट्र में पिछले कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में 223 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 10,000 की संख्या को पार कर गया है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,46,600 पर पहुंच गई है। कोविड-19 के राज्य में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। ठाणे जिले में लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाया गया है। ठाणे नगर पालिका और कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए इन दोनों इलाकों में लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य के पुणे और पिंपरी पिंजवाड़
नगर निगम और पुणे के कुछ ग्रामीण इलाकों में 10 दिनों तक लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को छोड़कर इन इलाकों में बाकी सभी सेवाएं और दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत पूरे प्रदेश में प्रति रविवार लॉकडाउन रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन जरूरी है। पड़ोस के राज्यों से जो कोरोना है, हम मध्य प्रदेश में भले किल कोरोना अभियान चला लें, लेकिन चूंकि अनलॉक प्रारंभ है तो पड़ोस के राज्यों से, जैसे धौलपुर या दिल्ली की सीमा से लगा हुआ हमारा इलाका, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से व्यापारी आते हैं, उससे उसकी कोरोना बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता करते हैं, आप देखते हैं वो स्वयं मॉनिटर करते हैं, तो वो स्वयं ही अब सीधा मैदान में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और स्वयं समीक्षा करेंगे और अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी और अपनी बात भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। इस लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन सोमवार को जारी की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के भी 16 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। असम में भी गुवाहाटी शहर और कामरूप जिले के अन्य जगहों के लिए 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इन जगहों के लिए 16 दिनों से लागू लॉकडाउन आज समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इन जगहों पर लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में भी सोमवार और मंगलवार के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का अधिकतम 76 मामले सामने आने के बाद ये फैसला किया। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 20 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। इस दौरान इलाके के सी, ई और एफ सेक्टर में व्यापक सर्विलांस किया जाएगा। नागालैंड सरकार ने भी राज्य में चल रही लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच और क्वारंटीन सेंटर में रखने के लिए फीस बाद में लेने का फैसला भी किया है। बात करें राजस्थान की, तो वहां कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की सीमाओं को सील करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इससे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसके साथ ही नियमित हवाई, ट्रेन और बस यात्रियों की दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य में आने वाले निजी वाहनों की सीमा पर जांच की जाएगी। राज्यों से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य होगा। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। कुछ इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ। योगेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस तरह से इस वक्त प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि कड़ाई से तमाम सुरक्षा मानकों का पालन हो और इसके संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके? देखिए जी, सरकार ने पहले ही आदेश दिया था कि जो भी कोविड से संबंधित जो भी आदेश होंगे वो जो जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके जो हिस्से में है, मतलब कि वो उनको ऑथराइज़ किया गया था कि वो उस पर कॉल लेंगे और उसी के बाद से जो है अलग अलग जगहों पे, मसलन ठाणे में, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में, अमरावती में और इससे जुड़े हुए नवी मुंबई जो है, अलग अलग जगहों पे जो है वहाँ की स्थिति को देखते हुए जो उसमें एक्सटेंशन किया गया है। कई जगह जो है एक्सटेंशन अलग अलग तरीके से किया गया है। मसलन
अमरावती में जो है वो शुक्रवार देर रात से लेकर सोमवार की अर्ली मॉर्निंग तक लॉकडाउन किया गया। इसी तरह ठाणे में एक्सटेंड किया गया है। ओवरऑल प्रयास यही है कि जो जिस तरीके से प्रसार पर उसको कम किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की मुंबई और महाराष्ट्र में आ रही है, क्योंकि मुंबई बहुत ही जो है हम जानते हैं कि काफ़ी महंगा शहर है। ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घरों में करना या फिर बाहर में करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और जो मरीज हैं उनको घर में भी जो है वो खुद को आइसोलेट करने में काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही है, जो कि प्रैक्टिकल इशू है। इसको लेकर जो है वो अलग अलग प्रयास जो है वो बीएमसी कर रही है। कई सारे क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बनाए भी गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से अभी सरकार ने आदेश भी दिया था कि जो गणपति को लेकर जो हालांकि गणपति मंडल्स को उन्होंने लूप में लेकर जो है वो एक फाइनल कॉल लिया गया था कि 4 फुट से ज़्यादा गणपति का जो आइडल है वो नहीं होगा, और जो घरों में है वो 2 फुट से ज़्यादा नहीं होगा। पब्लिक प्लेस पे उसका इमर्शन नहीं होगा, विसर्जन जो है वो किसी नदी या तालाब में नहीं होगा, बल्कि घर में ही जो है कहीं कुएं या जो छोटा सा जो है कहीं जल का जमाव करके वहाँ पे किया जाएगा। तो प्रयास कई स्तर पे किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मसलन समझिए कि 8,000 से ज़्यादा केस आए हैं। अगर हम सिर्फ एक दिन की बात करें, कल जो 8,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, पूरे महाराष्ट्र में 2,44,000 के अराउंड में जो है वो मामले ऑलरेडी आ चुके हैं। तो केसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो आज की अगर मैं आपको ताज़ा अपडेट दूं तो गवर्नर हाउस भी वहाँ पे एक तरीके से 16 केसेज आए हैं। हालांकि अभी उसको जो है वो रेड जोन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ 16 से ज़्यादा केसेज आए हैं। जो राज्यपाल हैं वो उन्होंने खुद को आइसोलेट किया गया। इस वक्त हम नानावती हॉस्पिटल के पास हैं, जहाँ पे जो है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो है वो अंदर जो आइसोलेशन वार्ड में है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में अभी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि प्रयास जो है प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। जी योगेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हर दिन संक्रमण के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन अब कोशिश जारी है प्रशासन की ओर से कि किस तरह से इसके फैलाव को रोका जा सके, और इसी वजह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है फिर कुछ इलाकों में। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ 55 घंटे का लॉकडाउन जारी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लखनऊ में इस दौरान हमारे संवाददाता अमित कनौजिया ने इस स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन है। पूरे शहर में, खासतौर पर लखनऊ राजधानी में पूरी तरीके से सन्नाटा है। पुलिस प्रशासन ने राजधानी लखनऊ के हर प्रमुख सड़क चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि अनावश्यक लोग ना निकले, और लोग भी यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। डीएम लखनऊ ने कहा है कि जो उन्हें 55 घंटे लॉकडाउन के लिए मिले हैं उसका उपयोग शहर को सैनिटाइज करने में किया जाएगा, ताकि कोविड-19 और संचारी रोग जैसे खतरों से शहर को बचाया जा सके। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में इस लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 13 तारीख के प्रातः 5 बजे तक है। इसमें आवश्यक वस्तुओं एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी चीज़ बंद है और बैंड रहेंगी। प्लस जो लोग भी इन आवश्यक सेवाओं या इन सब चीज़ों के लिए बाहर अगर आ रहे हैं तो मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग होगा, और साथ ही साथ जो हमारे दवा मेडिकल स्टोर्स हॉस्पिटल्स ये खुले रहेंगे। इस विशेष लॉकडाउन के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का, साफ़ सफाई का, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जाए, और साथ ही साथ जो संचारी रोग हैं इनके रोकथाम के लिए भी ये विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। साफ़ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, शुद्ध पेयजल के प्रोत्साहन और इसके प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि संचारी रोग और कोविड-19 के संक्रमण पे 100% रोक लग सके। प्रशासन ने एक पहल और भी की है कि शहर में बिना मास्क लगाए निकलने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, ताकि लोग अनावश्यक तौर पर ना निकले और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ। और बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। शनिवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि बच्चन परिवार के लिए राहत की बात यह है कि उनकी पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमिताभ जी, पूरा देश आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। आप देश के लाखों दिलों की धड़कन हैं, लाखों लोगों की प्रेरणा है। हम सभी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने अभिषेक बच्चन के ठीक होने की प्रार्थना करते हुए लिखा, सबसे आकर्षक मुस्कान वाले एक युवा शानदार अभिनेता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रिय अभिषेक बच्चन, अपना और अपने पिता बच्चन जी का ख्याल रखना। यकीन है आप दोनों जल्द ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ वापसी करेंगे। बच्चन हमारे दिल पर राज करते हैं, आपके लिए हमारी प्रार्थना।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए कामना की है। उन्होंने कहा कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, अमिताभ बच्चन जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर सुरक्षा बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 से कैसे लड़ रहा है भारत। इस मुहिम में हमारे जवान भी पीछे नहीं हैं। 200-250 साल का डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें फैलने की क्षमता शायद किसी महामारी की इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी ये कोरोना महामारी की रही है, और पूरी दुनिया इस जंग को लड़ रही है। भारत भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरल स्थित कासरगोड में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने राज्य की पिनराई सरकार पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की कथित असफलता पर भी निशाना साधा। राज्य की बहुचर्चित स्वर्ण तस्करी के मामले का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को सुलझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। Pinarayi government has messed up the COVID crisis. They have been playing politics during the type of crisis also. The Kerala government has compromised the COVID-19 data. Not only the Pinarayi government is inefficient, but it believes in violence also. It is a corrupt government, thinking of the left front government. And they believe in violence, which has to be seen through democratic means. We have to see that such governments should go lock, stock and barrel in coming. About the gold smuggle, I can assure you, the people of Kerala, that government of India will lay no stone unturned and will bring the facts all together, and the investigation will take place accordingly. केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए इन आरोपियों को आज कोच्चि अदालत में पेश करेगी। इससे पहले एजेंसी ने इन दो मुख्य आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को कल देर रात बेंगलुरु में हिरासत में लिया था। केरल में डिप्लोमेटिक बैग के जरिए सोना तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में एजेंसी ने स्वप्न सुरेश, सरित पीएस और फाजिल फरीद और संदीप नायर सहित अन्य लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी यूएपीए कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। शुरुआती जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि तस्करी के जरिए आए सोने से भारत में आतंकी गतिविधियों को फंड किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए को इसकी जांच के निर्देश दिए थे। एनआईए के मुताबिक देश में तस्करी के जरिए सोना आने से न सिर्फ आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, बल्कि इस मामले के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी है। ऐसे में आतंक पर प्रहार के लिए बनाए गए यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। और भारतीय क्रिकेट टीम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों ही के द्वारा की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को डिफेंड करने मैदान पर होगी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते टीम को जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से गुजरना होगा। वैसे इस संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि वो चाहेंगे कि टीम का क्वारंटीन पीरियड थोड़े समय का ही हो।
और आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए देश के कुछ नौजवानों ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। शहरों में घट रहे खेती के रुझान को बढ़ाने के लिए बिहार के एक स्कूल की छत पर विद्यालय परिवार ने सब्जियां उगाई और पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा संदेश दिया। अब ये आपको ले चलते हैं बिहार के बेगूसराय और देखते हैं कि कैसे खेती से विमुख हो रहे युवा अब खेती को सेहत का औजार मानते हैं। मेड़ पर पेड़ का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो खेतों में जल संचय को बढ़ावा देकर पैदावार को सुनिश्चित करता है। लेकिन शहरों में खेती के प्रति उदासीनता के बीच कुछ नौजवान नई तकनीक के सहारे आपदा को अवसर में तब्दील कर उम्मीद की किरण जगाते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के भारद्वाज गुरुकुल शिक्षण संस्थान में विद्यालय परिवार ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल की छत पर पानी के बड़े ड्रम में मिट्टी भरकर सब्जियां उगाई, जो पर्यावरण संरक्षण और सेहत का बड़ा संदेश देता है। करीब हम 1.5 करोड़ लीटर पानी हर साल इस परिसर में बचा कर रखते हैं। एक बूंद पानी भी कैंपस से बाहर नाली में नहीं जाने देते। और इसके पीछे कारण बस एक ही है कि जहरीली सब्जी जो बाज़ार में अवेलेबल है वो ज़्यादा पका हुआ है, वह स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे हॉस्टल से अपने घर को चले गए तो विद्यालय परिसर ने स्कूल की 10,000 स्क्वायर फुट में फैली छत को उपयोगी बनाकर लौकी और करेला समेत अनेक सब्जियां उपजाना शुरू कर दी। गुरु शिष्य परंपरा की नजीर पेश करने वाला विद्यालय पर्यावरण संरक्षण का एक बेजोड़ केंद्र है। विद्यालय में वर्षा जल संचय करके इस पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और बागवानी में भी बखूबी किया जा रहा है। अर्बन एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरा देश अगर अपने छत पर सब्जी उगाने लगे या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करने लगे तो इस देश में एक रेवोल्यूशन आ जाए। जल संचय से धन संचय के संदेश के बीच स्कूल में सालाना तालाबों में लाखों लीटर पानी संरक्षित किया जाता है, ताकि पर्यावरण को हरा भरा करने की मुहिम को परवान चढ़ाया जा सके। इस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क की संज्ञा भी दी जा सकती है। विद्यालय का ये अनोखा प्रयास उत्तर बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के द्वार भी खोल सकता है। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेहद सराहनीय पहल इन युवाओं की। आप भी कोरोना के संक्रमण की कड़ी को तोड़िए, अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।